अरुणा को जब पता चला कि उसकी बहन आशा पुणे से नोएडा पिताजी के पास 4-5 दिनों के लिए रहने के लिए आ रही है, तो उसने एक पल भी नहीं गंवाया सोचने में और उससे मिलने का मन बना लिया। हापुड़ से नोएडा दूर ही कितना था, उसके पति ने भी मना नहीं किया। 4 साल पहले मां की मृत्यु के समय ही आशा से मिलना हुआ था। मां के जाने के बाद अरुणा का उस घर में न तो कभी जाना ही हुआ और न ही कभी उसने जाना चाहा। मां के बिना उस घर की कल्पना करके ही वो सिहर उठती थी। लेकिन इस बार उसने 3-4 दिनों का कार्यक्रम बनाकर झटपट अटैची लगाई और बेटी के साथ बस में बैठकर नोएडा के लिए रवाना हो गई। रास्ते भर जहां उसे इतने सालों बाद आशा से मिलने की खुशी हो रही थी, वही मां वहीन उस उजड़े घर में कैसे प्रवेश करेगी, इसकी भी चिंता हो रही थी। आशा को सरप्राइज देने का मन हुआ, इसलिए अरुणा ने उसे सूचित नहीं किया और पहुंच गई। अचानक उसे आया देखकर आशा ने हमेशा की तरह बनावटी खुशी दिखाई। उसके इस स्वभाव को जानते हुए भी यह सोचकर कि पता नहीं फिर कब मिलना होगा, अपने को आने से रोक नहीं पाई। आखिर थी तो उसकी छोटी और इकलौती सगी बहन। अरुणा की बहन आशा उससे 2 साल छोटी थी, लेकिन बचपन से ही उससे बेहतर अपनी कदकाठी के कारण तथा अपने व्यवहार से अपना वर्चस्व रखकर उस पर हावी रहती थी। अरुणा इसके विपरीत बहुत मृदुल स्वभाव की थी। कोई भी अनजान व्यक्ति आशा को अरुणा की बड़ी बहन समझ सकता था। पढ़ाई लिखाई में अरुणा हमेशा उससे अव्वल रही, लेकिन फिर भी आशा उसे अपने आगे कुछ भी नहीं गिनती थी। अरुणा को बहुत मानसिक कष्ट भी होता था, लेकिन आशा को कोई परवाह न थी। उसका विवाह अरुणा के विवाह के साल भर बाद ही हो गया था। जहां अरुणा के पति हापुड़ जैसे छोटे शहर में छोटी सी सरकारी नौकरी करते थे, वहीं आशा के पति पुणे में किसी बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे। विवाह के बाद भी आशा के स्वभाव में रत्ती भर परिवर्तन नहीं आया, बल्कि ससुराल में बड़ी बहू होने के कारण और पति के ऊंचे ओहदे पर होने के कारण वो पहले से भी अधिक अभिमानी हो गई थी। मायके में जब भी वे दोनों मिलती, आशा अरुणा को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। और तो और उसके बच्चों में और अपने बच्चों में भी बहुत अंतर रखती थी। एक दिन तो हद हो गई जब अरुणा ने अपनी मां के घर रसोई से फुर्सत पाकर कमरे में जाकर देखा कि आशा अपनी बेटी के साथ रजाई में बैठकर टेलीविजन देख रही थी और उसकी बेटी बिना रजाई के ठिठुर रही थी। उसने अपनी बेटी को रजाई तो ओढ़ा दी, लेकिन अपना रिश्ता स्थिर रखने के लिए आशा से कुछ नहीं कहा। जानती थी कि बोलने पर बात बहुत बढ़ जाएगी। उनकी मां भी यदि आशा को कुछ समझाने के लिए कुछ कहती तो वो उलटकर तुरंत उत्तर देती, हाँ हाँ, आपकी लाडली बेटी है ना, आप तो उसकी तरफदारी करेगी ही। मां क्या बोलती, चुप रह जाती थी। लाडली बेटी का ताना तो आशा अक्सर देती रहती थी। उसे ये समझ नहीं थी कि मां के लिए सभी बच्चे बराबर होते हैं। वे अपने स्वभाव से ही अंतर पैदा करवाते हैं। मां की असमय मृत्यु होने पर सभी भाई बहन इकट्ठे हुए थे। अरुणा का मन हुआ कि अपनी बहन आशा के गले से लिपटकर खूब रोले, लेकिन उसका रुख देखकर लगा ही नहीं कि उसको रत्ती भर भी मां के जाने का संताप है। वह मन महसूस कर रह गई। दोनों भाई तो विवाह के बाद पहले ही पराए हो चुके थे। सभी अपनों के असली चेहरे देखकर अरुणा का मन बहुत क्षुब्ध हुआ। उसको लगा कि वह अकेली रह गई है। उसका बेटा और बेटी दोनों ही नानी से बहुत जुड़े हुए थे। बेटी तो समझदार थी, लेकिन बेटा छोटा होने के कारण सब क्रियाकलाप देखकर बहुत विचलित हो गया था और सबसे अजीब व्यवहार करने लगा था। आशा कारण की गहराई में गए बिना सबके सामने जोर जोर से बोलने लगी, माँ बाप ने सिर पर चढ़ा रखा है, जरा भी तमीज नहीं सिखाई। अभी से यह हाल है तो आगे क्या करेगा। अरुणा ये देखकर हतप्रभ रह गई। पहले तो वो समझ नहीं पाई कि वो किसके लिए बोल रही है।
समझ में आने पर उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी बहन उसके बेटे की भावना को समझने के स्थान पर उसके लिए इतना अनर्गल बोल सकती है, वह भी ऐसे मौके पर। उसकी 2 बेटियां ही थी, इसलिए वो इतनी कुंठित रहती थी कि उसको अरुणा का बेटा फूटी आंख नहीं सुहाता था। मौसी को तो मासी माना गया है, फिर ये कैसी मौसी है जिसने इस रिश्ते को पराया करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसकी बेटियों को अपनी मां का व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, ये साफ उनके चेहरे के भाव बता रहे थे। लेकिन वे अपनी मां से अत्यधिक डरती थी, इसलिए मूक दर्शक बनी रहती थी। अरुणा को बच्चों को इस तरह डरा कर रखना उचित नहीं लगता था। मां की 13वीं के अगले दिन ही वह आहत मन से वापस हापुड़ लौट गई। उसके बाद आज मिलना हो रहा था। इतना कुछ होने के बाद भी अरुणा उससे मिलने का लोभ संवरण नहीं कर पाई। इसी को तो खून का रिश्ता कहते हैं, जो अटूट माने जाते हैं। आशा अपनी बेटियों के साथ आई थी। बड़ी बेटी नेहा ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई रुड़की के IIT कॉलेज से पास की थी। आशा उसी को स्थायी रूप से वहां से ले जाने के लिए ही रुड़की से लौटते हुए नोएडा आई थी। वो नेहा के गुणगान गाते नहीं थक रही थी कि पुणे जाते ही उसे नौकरी मिल जाएगी, फिर कंपनी अवश्य उसे अमेरिका भेजेगी। उसकी शादी की वो जल्दी नहीं करेगी। उसका साथ उसके पति भी भरपूर दे रहे थे। अरुणा उनकी दमभरी बातें सुनकर अवाक रह गई। वो तो उनकी बातचीत का हिस्सा बनने लायक ही नहीं थी, क्योंकि उसकी बेटी, जो नेहा से कुछ ही महीने बड़ी थी, ने तो साधारण BA किया था और टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स दिल्ली के किसी इंस्टीट्यूट से कर रही थी। इस बारे में सुनते ही आशा ने नाक भान से कोड़ ली। इस कोर्स के बाद उसको किसी फैक्ट्री में ही नौकरी मिल सकती है। क्या पैकेज मिलेगा उसको? ज्यादा से ज्यादा साल का 1.5 लाख। नेहा की तो 1 महीने की इतनी सैलरी होगी। उसने अरुणा की बेटी की ओर तिरस्कारपूर्ण दृष्टि डालते हुए कहा, लड़कियों का भविष्य अच्छा पैकेज नहीं, अच्छा ससुराल और उसे समझने वाला पति है। मैंने उसे पैरों पर खड़ा कर दिया है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर वो अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकता भी पूरी कर सके, बस। और उसकी पढ़ाई तो ऐसी है कि जिससे वह अपना व्यवसाय भी कर सकती है, जिससे उसका घर भी डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं तो कोर्स पूरा होते ही उसके लिए अच्छा वर ढूंढकर जल्द विवाह कर दूंगी, ससुराल जाकर जो चाहे करे। लड़कियों की प्राथमिकता घर परिवार और बच्चे संभालना है, न कि नौकरी। पढ़ाई का सदुपयोग केवल नौकरी करना नहीं है, बल्कि पढ़ी लिखी लड़कियां जागरूक होने के कारण अधिक अच्छी तरह सुचारू रूप से परिवार को चला सकती हैं और बच्चे की बेहतर परवरिश कर सकती हैं। अरुणा ने 2 टूक जवाब देते हुए कहा। उसकी बेटी के आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचे, इसलिए बोले बिना अपने को रोक नहीं पाई। दीदी, पढ़ी लिखी होने के बाद भी कैसी दकियानूसी बातें कर रही हैं आप? जमाना बहुत बदल गया है। पैसा हो तो घर संभालने के लिए हाउसकीपर रख सकते हैं और बच्चों के लिए जैसा चाहो वैसे क्रेज खुले हुए हैं, उनमें उनको छोड़ सकते हैं। उनको वे जो चाहे खरीद कर दे सकते हैं। हर उम्र के अनुसार खिलौने बाजार में आते हैं, जिनमें वे बिजी रह सकते हैं। पैसे से हम बच्चों के लिए क्या नहीं उपलब्ध करा सकते? आशा ने उसकी बात नकारते हुए कहा। बच्चे महंगे खिलौनों से सजे कमरे में नहीं, अपनी माँ की गोद में सुरक्षित महसूस करते हैं। उनकी प्रतिदिन की गतिविधियों को निहारने में जो सुख है, वो महंगी कारों में घूमने में और भोगविलास में भी नहीं है। पैसे से बच्चों के लिए भौतिक साधन तो जुटाए जा सकते हैं, लेकिन अपने लिए उनके मन में जुड़ाव पैदा नहीं कर सकते। ये तभी संभव है जब हम उन्हें अपना साथ और समय देंगे। नहीं तो बड़े होकर वे भी हमारे लिए सुख साधन तो जुटा देंगे, लेकिन अपना समय नहीं देंगे। और तुम्हें पता है, बुढ़ापे में अकेलापन किसी त्रासदी से कम नहीं होता है। अरुणा को अपनी बहन की सोच पर तरस आ रहा था, लेकिन वो समझने वाली कहाँ थी। पलटकर थोड़ा उत्तेजित होकर बोली,
ठीक है दीदी, आप अपनी बेटी को हाउसवाइफ बनाओ। मेरी बेटी ने इंजीनियरिंग घर में बैठने के लिए नहीं की है। उसके इस तीखे जवाब से अरुणा का मन कसला सा हो गया। उसने चुप रहना ही उचित समझा। रात को आशा और उसके पति एक कमरे में, बाकी सभी दूसरे कमरे में सोने चले गए। आशा की बेटियां जैसे मौके की तलाश में थी। बोली, मौसी, आप तो मम्मा से बड़ी हैं न, फिर वे क्यों आपकी बात नहीं सुनती? मुझे उनका आपसे इस तरह का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पता है, हम अपने घर में कुछ भी अपने मन का नहीं कर सकते। हमारे लिए सारे निर्णय वे ही लेती हैं, पापा की भी नहीं सुनती। अदिति कितनी अच्छी है न, कि उसे आप जैसी माँ मिली। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी अपनी सोच है, समय सब ठीक कर देगा। इतना कहते ही अरुणा को नींद ने घेर लिया, लेकिन तीनों बहनों का वार्तालाप रात भर चलता रहा। अगले ही दिन भारी मन से अरुणा ने अपनी बहन से विदा ली। उसने 1-2 दिन और रुकने के लिए उससे कहा। नहीं, तेरे जीजाजी को खाने पीने की तकलीफ हो रही होगी, अरुणा ने बहाना बनाया। जबकि आशा भी जानती थी कि वे बहुत अच्छा खाना पकाते हैं, फिर भी उसने बात अनसुनी कर दी। अपनी बेटी को हॉस्टल छोड़ते हुए अरुणा वापस अपने घर पहुंच गई। समय बीतता गया। अरुणा की बेटी अदिति की सगाई एक कपड़े के व्यावसायिक परिवार में हो गई। लड़का पढ़ा लिखा था और अकेला होने के कारण पिता के कपड़े के व्यवसाय से ही जुड़ा हुआ था। उसने ही अदिति को किसी समारोह में देखकर पसंद किया था। अरुणा तथा उसके पति ने उनकी सामाजिक स्थिति को देखते हुए कहा कि वे उनकी हैसियत के अनुसार विवाह में खर्च नहीं कर पाएंगे, तो प्रत्युत्तर में उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ उनकी बेटी चाहिए और कुछ नहीं। विवाह में आशा भी अपनी दोनों बेटियों के साथ आई थी। नेहा को देखकर कई लोगों ने उसके रिश्ते की बात चलाई, तो उसने अहंकार भरी आवाज में उत्तर दिया कि अभी 2 साल वो और नौकरी कर ले, उसके बाद ही वो उसका विवाह करना चाहती है। तब तक उसका पैकेज 24 लाख रुपए का हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि लड़का इंजीनियर हो। दूसरा, लड़के का पैकेज नेहा के पैकेज से अधिक होना चाहिए। नेहा अपनी माँ की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। अदिति का विवाह धूमधाम से हो गया। बेटी को विदा करने के बाद सभी मेहमान एक एक करके वापस चले गए। सिर्फ आशा अपने परिवार के साथ 2 दिनों के लिए रुकी थी। विवाह के अगले ही दिन आशा की बेटी नेहा ने कहा, मम्मा, मैं थोड़े दिन मौसी के पास रहना चाहती हूँ, जिससे इनको अदिति की कमी न महसूस हो। मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूंगी। प्लीज मम्मा, मना मत करना। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? यहाँ हापुड़ में रहकर क्या करेगी? टाइम वेस्ट होगा, न कोई घूमने की जगह। इससे पहले कि आशा अपनी बात पूरी करे, नेहा बोली, मुझे मौसी के साथ कुछ दिन रहना है, जिससे कि मैं इनसे कुछ अच्छे संस्कार ले सकूं। मतलब, तू अदिति जैसा जीवन जीना चाहती है। तुझे इसी दिन के लिए इंजीनियरिंग करवाई है मैंने। क्या बुराई है मम्मा? मैं अपने सहयोगी चेतन से विवाह करने वाली हूँ और उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए मुझे नौकरी छोड़कर घर पर रहना पड़ेगा। आप तो किटी पार्टी और क्लब में इतनी बिजी रहती है कि मुझे कुछ सीखने को मिला ही नहीं, इसलिए इनके पास रहकर कुछ लड़कियों वाले गुण सीखूंगी, जिससे चेतन और उसकी माँ को खुश रख सकूं। चेतन, जो तेरा सबॉर्डिनेट है, उससे विवाह करेगी, ऐसा तूने सोचा भी कैसे? मम्मा, अभी तक अपना जीवन आपके अनुसार जीती आई हूँ, अब अपने विवाह का निर्णय मैं स्वयं लेना चाहती हूँ। यह मेरा व्यक्तिगत मामला है। आशा अवाक अपनी बेटी का मुंह देखती रह गई। नेहा, जिसने कभी उसके सामने मुंह भी नहीं खोला था, उसको जवाब सवाल करते देखकर आशा भौचक्की रह गई थी। अरुणा ने नेहा को समझाते हुए कहा, नहीं बेटा, मम्मा से इस तरह बात नहीं करते। अरुणा की बात बीच में काट नेहा बोली, ये तो मैंने इनसे ही सीखा है। नानी को और आपको भी तो ये इसी तरह जवाब देती हैं।
मैं तंग आ गई हूँ इनकी तानाशाही से, अपने मन का कुछ कर ही नहीं सकती। इतना कहकर नेहा रुआसी होकर सोफे पर बैठ गई। आशा को अपनी बेटी के इस अप्रत्याशित रूप को देखकर बहुत धक्का लगा और धम्म से अपना सिर पकड़कर सोफे पर बैठ गई तो अरुणा उसे गले लगाते हुए बोली, आशा, मेरी बहन, आजकल के बच्चे हमारे जमाने वाले नहीं हैं। इनकी डोर जितनी खींचोगे उतनी ही दूर ये टूट कर जा गिरेंगे। आवश्यकतानुसार ही डोर खींचनी चाहिए। मैं बड़ी हूँ, इसलिए समझा रही हूँ, बुरा मत मानना। नहीं दीदी, मेरी आंखें खुल गई हैं, मुझे माफ कर दीजिए, किसी ने सच कहा है, अपनी औलाद ही माँ बाप को एक न एक दिन सबक सिखाती है। आशा इतना बोलकर सुबकने लगी। आशा बीता वक्त तो लौटा नहीं सकती थी, लेकिन भविष्य को तो संवार सकती थी।